कन्फ्यूजन 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 बनती जाती है। और आज की हमारी यही एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो शुरुआत में होती है, जब भी कोई तैयारी के बारे में सोच रहा है यूपीएससी एग्जाम्स की, वो है कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ें सीधे या फिर स्टैंडर्ड बुक से अपनी तैयारी की शुरुआत करें। हर एस्पिरेंट जब भी यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत करता है तो उसके पास में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते उसके पास एनसीईआरटी की किताबों का होता है और दूसरा रास्ता उनके पास में स्टैंडर्ड बुक्स का होता है। इस मोमेंट पर उसको, इस रास्ते पर, इस पॉइंट पर उसको बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है अपने लिए कि वो किन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को शुरू करे। वो एनसीईआरटी से पढ़े या फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़े। तो आज इसी डाउट को, इसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए काम करती है, किस तरह से स्टैंडर्ड बुक्स आपके लिए काम करती है, आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करती है, कितना रोल उसका होता है, किस स्टेप पर आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। ये सारे कंफ्यूजन्स आज के सेशन में हम इस टॉपिक के साथ में आपको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलतियों की अगर बात करें तो देखो, बिना फाउंडेशन के सीधे भारी बुक उठा लेना, या फिर कहें कि यूट्यूब पर किसी इन्फ्लुएंसर, किसी टीचर्स की, किसी कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा आपको काफी सारी बुक्स लिस्ट के बारे में बताया जाए और आप जाएं और उनको डायरेक्ट ला करके पढ़ना शुरू कर दें। कोई टेलीग्राम की लिस्ट हो जिसे देखकर आपका किताबें बदलने का मन करता रहे, बार बार किताबें बदलते रहते हो। एक ही सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 से 4 किताब ले आना, यह भी बहुत नुकसानदायक है अपने आप में। कहें कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप गलत डायरेक्शन ले रहे हो एक अपने आप में। तो आप जब इतना कुछ कर लेते हो, इतनी रेफरेंस बुक को जमा कर लेते हो, तो इन सबके बीच आप क्या है कि दब जाते हो। इतना सारी बुक्स हो जाती है, इतना सारा कंटेंट हो जाता है और इतना एक्चुअली में जरूरत है भी नहीं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। कहते हैं ना कि टफ है, हमने बात की थी शुरू में, लेकिन टफ वाकई में है नहीं। 50 to 55% कट ऑफ एवरी ईयर्स इन प्रीलिम्स एग्जाम्स, 55 to 60% मेंस in every years. So understand everything very simplify and genuinely by himself with a right direction and right guidance. Okay? तो इसका कुछ नतीजा हमारे पास में निकल के आता है। और कि क्या होता है कि आप जब इस तरह से अपनी गलतियां करते हो तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें, क्या नहीं करें, किन किताबों को किस तरह से पढ़ें, कितनी किताबें क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें के चक्कर में आप बहुत ओवरलोड हो जाता है, आपका माइंड इतना ओवरलोड हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंस लो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है एक समय के साथ धीरे धीरे, और आप धीरे धीरे इस एग्जाम्स की असफलता की ओर कदम रखना शुरू कर देते हैं। तो हम गलतियां ना कर पाए शुरू में इस तरह की, हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हमें अपने स्तर पर दोनों चीजों को समझना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक्स क्या होती हैं और जो रेफरेंस बुक हैं या कहें स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो क्या होती हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। देखो, एनसीईआरटी की बुक्स का एक मिथ जो होता है, ये हर स्टूडेंट समझता है कि तो स्कूल की किताब है, क्या करें इनको पढ़ करके, स्कूल लेवल की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत की सबसे ऑथेंटिक और कंसेप्चुअल बुक है, कहें कि प्रमाणिक है, और कहें कि एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर हमें क्या है कि गहरी समझ देती है, जो यूपीएससी डिमांड करता है हमारे लिए। यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको एनसीईआरटी किताबों से ही मिलेगी और कोई बुक्स आपको नहीं दे सकती। ये सरकार की ऑथेंटिक किताब होती है, इनमें बेसिक कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसी टॉपिक की बिल्कुल जड़ से शुरुआत करती हैं और उसको हाई लेवल लेकर जाती है। इनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल एकदम सिंपल होती है एनसीईआरटी बुक्स की, बिल्कुल साधारण आसान भाषा में, सहज भाषा में लिखी हुई होती है। आप इनको खुद से भी अगर पढ़ो ना, तो खुद से भी पढ़ के चीजें समझ में आ जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन कैसे पढ़ना है किताब को, उसका भी अपना एक तरीका होता है। यूपीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो हर स्टेप पे आपको सावधानी रखनी है, हर चीज में आपको अपने लेवल पर सोच समझ करके चीजों को करते हुए जाना है, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस के साथ। इन एनसीईआरटी जो किताबें, इनमें लॉजिकल फ्लो होता है, मतलब ये लॉजिक देती है, तर्क देती है हमें। कोई घटना, कोई इवेंट्स जो भी इतिहास में हुआ या फिर आज के समय में हो रहा है, उनसे जुड़े हुए तथ्य को बिल्कुल एकदम कहें कि हम लॉजिक भरा हुआ देती है कि ये कारण है इन घटनाओं के, इन प्रक्रियाओं के होने के, इन प्रभावों के। तो अपने आप में कहें कि एनसीईआरटी बहुत शानदार बुक्स होती हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्स इनमें देखने को मिलते हैं। जो भी इनमें डाटा, फैक्ट्स, तथ्य होते हैं, वो सारी जानकारी जो भी होती है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित होती है कि हाँ, वाकई में ये जो है वो है। तो ऐसी किताबों पर भरोसा हमें वाकई में करना चाहिए, क्योंकि इतनी जो जहाँ पारदर्शिता हमें देखने को मिलती है किसी चीज में, तो उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर हम बुक के मामले में बात कर रहे हैं तो हम फिर रेफरेंस बुक को समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये क्या होती है। हमने समझा एनसीईआरटी बुक्स क्या होती है, अब स्टैंडर्ड की बारी आती है। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ये एनसीईआरटी के कंसेप्ट का एडवांस होती है। क्या होती है? एडवांस। मतलब कहें कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सोशियोलॉजी हो, इन सभी सब्जेक्ट में आपने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा। आप 6th क्लास में पढ़ते हो, फिर 7th में उसका थोड़ा और विस्तार होता है, 8th में जाते हो उसका और होता है। इस तरह से आप जैसे 12th क्लास तक पहुंचते हो एनसीईआरटी बुक्स में, तो एक टॉपिक की आपके पास में क्या कहें कि एक नींव तैयार होती है। अब उसके लिए आपको फलों की जरूरत है, पत्तियों की जरूरत है, शाखाओं की जरूरत है। तो वो काम करती है आपकी कौन? आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, आपकी रेफरेंस बुक्स, जो यूनिवर्सिटीज की बुक होती है, खास करके बहुत बड़े बड़े लेखकों की बुक होती है, जैसे आर एस शर्मा हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, एम लक्ष्मीकांत हो गया। तो स्टैंडर्ड बुक्स उस टॉपिक का क्या है कि एडवांस होती है, उसका और गहराई से, डेप्थ से हमें किसी चीज को क्लियर करती है।
एग्जाम ओरिएंटेड इनमें विस्तार देखने को मिलता है कि जो चीजें हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वाकई यूपीएससी एग्जाम्स खास करके और यूपीपीएससी या आरपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए वो चीजें हमें इनमें देखने को मिलती हैं। तो क्या देती है हमें स्टैंडर्ड बुक? डेप्थ देती है, गहराई देती है, एग्जाम्पल्स देती है, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव इनमें देखने को मिलता है, मतलब कि विश्लेषणात्मक क्षमता, किसी टॉपिक पर सोचने विचारने की और तर्कसंगत बात करने की एक एबिलिटी हमें देना, वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के रूप में हमारे लिए काम करती है। आंसर राइटिंग सपोर्ट, अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमारे लिए बहुत सपोर्टफुल है, लेकिन फाउंडेशन के बिना ये क्या है कि बोझ बन जाती है। ये हाई लेवल की है, डेप्थ की है, आप समझ पा रहे हो। और एनसीईआरटी बुक्स क्या काम करती हैं? आपकी जड़ बेसिक तैयार करती हैं, आपके आधार, आपके नींव को मजबूत करने का काम करती है। अब क्या एनसीईआरटी बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स क्या एक दूसरे की दुश्मन है? नहीं, ये एक दूसरे की पूरक है। ये सवाल आपको समझना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो कंसेप्ट की क्लैरिटी देती है और स्टैंडर्ड बुक वही अपने आप में क्या करते हैं? कंसेप्ट की डेप्थ देती है। सिंपल लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक्स की होती है और टेक्निकल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है स्टैंडर्ड बुक्स की। मतलब थोड़ी जो भाषा है वो थोड़ी टेक्निकल होती है, कठिनाई होती है, खुद से उन किताबों को पढ़ना बड़ा अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। उनके लिए फिर हमें किसी की गाइडेंस, किसी कोचिंग मटेरियल, कोचिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अपने आप में कहीं ना कहीं। तो ये चीज आपको समझनी है। एनसीईआरटी आपका जो बेस है, आपका आधार है, उसे तैयार करती है। वही जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी एग्जाम पॉलिशिंग करती है कि जितना कुछ आपने पढ़ा अब तक एनसीईआरटी में से, अब उसमें से जितना और कम आपको कितना पढ़ना है उसकी पॉलिश करके ने चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को हटा करके आपको देती है आपकी ये स्टैंडर्ड बुक्स। बिगिनर्स फ्रेंडली, अगर आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए एक तरह से कहें कि दोस्त की तरह है। और अगर जब आप स्टैंडर्ड बुक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप पहले तो आपका काम है कि आपको सोचना कि आपकी कंडीशंस क्या है, आपका बैकग्राउंड लेवल्स क्या है। इन दोनों बुक्स में से किसी बुक को चूज करते समय आपको अपने बैकग्राउंड्स को देखना होगा, अपने 12 साल की जर्नी को देखना होगा, इतनी सारी चीजों को देखना होगा। उसके तहत बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, कौन सी किताब के साथ जाएं, कौन सी के साथ नहीं। किसी जेन्युइन अप्रोच की हम बात करें कि एक जेन्युइन अप्रोच क्या होनी चाहिए वाकई में, तो सबसे पहले मेरा स्टेप होगा कि मैं एनसीईआरटी बुक्स को आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप पूरी ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि ये आपकी जड़ को मजबूत करती है। और किसी भी चीज की अगर जड़ मजबूत नहीं है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कोई टॉपिक्स हो, चाहे कोई वो दीवार हो, चाहे कोई वो पेड़ हो, तो वो कमजोर होता है, वो गिर जाएगा, वो सक्सेस नहीं होगा। तो आपकी जब जड़ मजबूत होंगी तो आपका तना मजबूत होगा, और तना मजबूत होगा तो आपको उस पेड़ से जो फल मिलेंगे वो आपकी सफलता के फल होंगे इस एग्जाम्स की। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें, लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स सब्जेक्ट वाइज। अगर आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 से पारित 5 बुक्स को पढ़ा है हिस्ट्री के लिए, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को अगर चूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही बुक्स को खरीदना है अपनी डेप्थ को मजबूत करने के लिए। पीवाईक्यू आंसर राइटिंग्स आपको ये लास्ट में करना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज को आप तैयारी की अपनी शुरुआत से ही पढ़ते रहें। अब यदि आप बिगिनर हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर ही हैं, अगर इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो आप कहीं ना कहीं तैयारी की शुरुआत के फेज में ही हैं। तो आपके लिए एक सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए अनिवार्य क्या है। तो अगर जैसे आप फ्रेश एस्पिरेंट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, पहला अटेम्प्ट देना चाहते हो, और ग्रेजुएशन अलग स्ट्रीम से है कि आप आर्ट स्ट्रीम से नहीं हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो आपके लिए क्या अनिवार्य है? तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना, क्योंकि आपका जो बेस है वो अभी क्लियर पूरी तरह से है नहीं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है शुरू में पढ़ना। यदि आप एनसीईआरटी को छोड़ते हैं तो क्या होगा कि आपके साथ में पॉलिटी आपको समझ में नहीं आएगी, आप पॉलिटी को पढ़ोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ज्योग्राफी याद नहीं रहेगी आपको, और हिस्ट्री आपको फैक्ट में उलझा देगी। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप राइट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। अब एक सवाल और आता है कि अगर कोई एस्पिरेंट एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, उसने लंबे अरसे से वो तैयारी कर रहा है 2, 3, 4 साल से, तो वो क्या करे, वो स्टैंडर्ड बुक से कब शुरू करे, कैसे शुरू करे? तो पहले देखो, वो एनसीईआरटी मानते हैं पढ़ चुका ही होगा ऑलरेडी। अगर कोई एस्पिरेंट एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, 3-4 साल से इस फील्ड में अपनी समय दे चुका है तैयारी के, तो उसका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर ही हमें मान के चलते हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुका है, कोई ना कोई हो सकता है कि कोई 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुका हो, तो फिर क्या उसके लिए जरूरी है? हाँ, जरूरी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहना जरूरी ही है। एनसीईआरटी आपकी, जब तक आपको इस एग्जाम्स में सक्सेस नहीं मिल जाती, तब तक आपके लिए ये रामबाण रहेंगी, अंतिम आपकी युद्ध की लड़ाई तक। अब इसके बाद में एक सवाल और थोड़ा सा आता है कि यूपीएससी का जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो स्टेट की भी तैयारी अपने आप में करता है, तो कोई ना कोई सोचता है कि क्या स्टेट की तैयारी करने के लिए भी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना जरूरी है? तो इसको भी थोड़ा सा देख लें, क्या कोई फर्क है? देखो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी, कोई सा भी एग्जाम्स हो, उनके सिलेबस की जो आत्मा है वो एक ही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो उसके लिए ये तीनों के लिए एनसीईआरटी बुक्स कॉमन हो ही जाती हैं अपने आप में, तो ये कोई फर्क नहीं है। और स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो डायरेक्टली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ना। अब थोड़ा एक पॉलिटी का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? तो देखो, अगर आप जैसे पॉलिटी की कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, जो राज्य व्यवस्था है अपनी, पेपर 2 के लिए, जीएस 2, तो वहां पर क्या है कि आपके पास में अगर आप इस तरह की अप्रोच रखते हैं कि आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत
पढ़ना शुरू कर देते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। आपका बैकग्राउंड अलग था, आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम अलग थी बिल्कुल, और आपका जो एजुकेशन कंडीशंस है आपकी, वो बिल्कुल वीक थी। तो अगर आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, उससे पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि आर्टिकल आपको याद नहीं रहेगा और मीनिंग आपको चीज़ों की बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। जो जड़ है ना, वो आपकी मजबूत नहीं होगी। तो जब तक जड़ आपकी मजबूत नहीं होगी, तब तक आप इस एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते। तो जड़ को मजबूत करने के लिए अब आपको समझना है कि आपको एनसीईआरटी पहले पढ़नी होगी, उसके बाद लक्ष्मीकांत, और जो रिजल्ट आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लो आपको समझ में आएगा। फिर जब आप पहले एनसीईआरटी से किसी टॉपिक्स को पढ़ोगे, मान लो कि आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हो, तो संविधान का अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लो, उसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत जो बुक है उससे आप पढ़ोगे, तो चीजें आपके और बेहतर क्लियर होंगी, और आपका कंसेप्ट जिस डायरेक्शन में वाकई में यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी खास तौर से वही एनसीईआरटी बुक्स आपको देती हैं। तो बिना एनसीईआरटी को मिस किए आप, मैं कहता हूं कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग गेम होता है, और आंसर में आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप आंसर्स लिखते हो मेंस के, तो वहां बहुत तगड़ी आपकी हेल्प एनसीईआरटी बुक्स करती है। इवन मैं तो कहूंगा कि एनसीईआरटी किताबें 40 से 45% आपका रोल अदा करती हैं, आपके प्रीलिम्स हो, चाहे आपका मेंस एग्जाम्स हो, इवन आपके जो इंटरव्यू है वहां आपकी मैं कहूं कि 25 टू 30% हेल्पफुल होती हैं ये किताब। तो यही फर्क सिलेक्शन तय करता है कि आप अपनी डायरेक्शंस को किस दिशा में दे रहे हो, और किस तरह से डिसीजंस ले रहे हो, अपने चीज़ों को देख करके, अपने बैकग्राउंड्स को देख करके, अपने कंडीशंस को देख करके, जो भी आप डिसीजंस लेते हो वही सिलेक्शन तय करता है। अब तैयारी से जुड़े कुछ आम मिथ्स हैं आज के समय में मार्केट में, कि मिथ एक सबसे बड़ा है कि एनसीईआरटी सिर्फ स्कूल के लिए है। हमने ये समझा था स्टैंडर्ड बुक्स टॉपर्स ही पढ़ते हैं, सिर्फ जो कमजोर होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, और एनसीईआरटी आपका समय बिल्कुल बर्बाद करती है। इस तरह की जो धारणाएं आज के समय में मार्केट में है, उनकी ओर ना जाकर के आप अपने लेवल पर, अपनी कंडीशंस पर, अपने बैकग्राउंड हालत पर सोच विचार करें, उस पर समझें चीजों को, देन उसके बाद डिसीजंस लें कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। It's a right approach in your UPSC exams journey and even your whole life. यूपीएससी पढ़ाई का एग्जाम्स नहीं है, एनसीईआरटी आपको पढ़ाती नहीं है, एनसीईआरटी आपको सिखाती है, और जो सीखना है आपको अपने हालत पर डिसीजंस लेने हैं, ये सारी चीजें डिमांड करता है आपका यूपीएससी का एग्जाम्स, उसका सिलेबस। तो क्यों ना जरूरी है कि हम अपने आधार पर ही फैसला लें, किसी भी मार्केट के मिथ में ना जाएं, किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना फंसें, किसी कोचिंग इंडस्ट्री के चक्कर में ना फंसें। तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी कि एनसीईआरटी आपका समय बर्बाद करती है। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर यूपीएससी एग्जाम्स प्रिपरेशंस। और सबसे बड़ा सच है कि टॉपर्स वही होता है जिसने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा और अपनी फाउंडेशंस, अपनी नींव को मजबूत किया है। तो अब लास्ट में कहने का मतलब क्या है कि आपकी सफलता का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या होगा। देखो, हमने अभी तक बात की कि एनसीईआरटी जो किताबें हैं वो आपकी क्या है कि आपकी जड़ है। मान लो कि यूपीएससी का एग्जाम्स एक पेड़ की तरह है, और उसकी जो जड़ है वो है एनसीईआरटी बुक्स, और जो तना है इस पेड़ का वो है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तने का काम करती है। देन उसके बाद में जो आंसर राइटिंग और रिजल्ट जो आपके लिए मिलता है इस एग्जाम्स में, आपकी जो आंसर राइटिंग होती है उसके आधार पर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, वो समझो कि आपकी यूपीएससी एग्जाम की सफलता माने या आपके फल माने, वो आपके होते हैं। तो जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो सिलेक्शन अपने आप ही आ ही जाएगा। तो अपनी शुरुआती जो तैयारी है उसको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें, भटकने के बजाय जगह जगह। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो बुक्स हैं उनको ज्यादा पढ़ने से नहीं, सही क्रम में पढ़ने से एग्जाम्स क्लियर होता है। आप ये हर किसी टॉपर्स के द्वारा सुनते हो, कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा सुनते हो, ठीक है, तमाम तरह के इन्फ्लुएंस के द्वारा सुनते हो। ये फैक्ट ये समझ लो कि आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि बुक से आप चाहे कितनी भी पढ़ लो, उससे सिलेक्शन आपका तय नहीं होगा। सही क्रम में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर आप शुरुआत में एनसीईआरटी के साथ अपनी दोस्ती करें, और अगर आगे बढ़ चुके हैं तो एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। यही सारी चीजें हैं आपके लिए। और अगर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप कन्वीनर क्लासरूम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी हुई है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।